लोग इस वीडियो को देख पा रहे होंगे, अब वर्ल्ड वाइड साइड लगाते हैं जरूर आपको गन एआई के लिए गन खरीद लीजिएगा, नहीं तो आपका सीमेंट जीरो हो जाए। अमूल क्यों सक्सेसफुल है, सुधा क्यों नहीं सक्सेसफुल देखिए, जो 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 कोऑपरेटिव बोलता है, अमूल सही मायना में कोऑपरेटिव है। कोऑपरेटिव मतलब कि जो कि कोऑपरेशन से नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पीके के डेयरी टेक्निक में। आज जो हमें जहां आप देख पा रहे हैं, ये कोई डेयरी फार्म नहीं है, ये एक स्टूडियो है। और ये स्टूडियो कृषि पालक एग्रो द्वारा बनाया गया है। कृषि पालक एग्रो के जो संचालक हैं नित्रेश जी, वो भी आज हमारे साथ यहाँ आए हुए हैं। 2023 बिहार के पशुपालक के लिए बहुत ही अच्छा रहा। हमने भी कोशिश की कि छोटी से छोटी जानकारी अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा सकें। इसी में 2023 में जुलाई के महीने में एक फीड लॉन्च किया कृषि पालक, जिसके निर्देशक नित्रेश जी हैं। उनकी भी बहुत ही अच्छी भूमिका रही। उन्होंने पशुपालकों के लिए सोचा, अच्छे क्वालिटी का फीड का निर्माण किया। उनका सोच था कि पशुपालकों को एक अच्छी जानकारी इस माध्यम से मिल सके, जिसके कारण उन्होंने इस स्टूडियो का निर्माण किया। और आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे साथ नित्रेश जी भी हैं। उनका उद्देश्य है बिहार में डेयरी सेक्टर में जो भी अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो वेटनरी डॉक्टर हों, एक एआई वर्कर हों, फार्मर्स हों, उनको यहाँ बुला करके जो भी उनकी जानकारी है आप तक साझा करें, जिससे छोटे पशुपालक जो किसान गांव में भी बैठे हुए हैं उन तक ये मैसेज जा सके, उन्हें जानकारी कुछ सीखने को मिले। तो यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। हमारे साथ नित्रेश जी हैं और कुछ और भी गेस्ट आए हुए हैं, तो सारा जानकारी लेते हैं। इस वीडियो पे बने रहें। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए हम नित्रेश जी से मिलवाते हैं और जानकारी लेते हैं। नित्रेश जी, स्वागत है हमारे चैनल पीके के डेयरी टेक्निक में। इस स्टूडियो के बारे में जानकारी दें और आज का क्या कार्यक्रम होने वाला है, इसकी जानकारी दें। प्रशांत जी, सबसे पहले आपका हमारे स्टूडियो में, कृषि पालक के स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। और आपके चैनल के सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। और ये स्टूडियो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस स्टूडियो बनाने का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे बिहार में जिस तरह का काम डेयरी सेक्टर में हो रहा है, उसमें अभी भी मुझे लगता है कि काफ़ी ऐसी चीज़ों की जानकारी या ऐसी टेक्निक्स की जानकारी या ऐसे प्रोडक्ट्स की जानकारी हमारे छोटे छोटे पशुपालकों या इवन जो मध्यम रेंज के जो डेयरी फार्मर्स हैं उनको अभी तक नहीं हो पा रही है। तो हमारा एक छोटा सा प्रयास यही है कि हम अपने स्टूडियो में पॉडकास्ट जैसा होता है, जिसमें डेयरी से रिलेटेड जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो कि डेयरी से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो वेटनरी से जुड़े हुए हों, चाहे वो डेयरी फार्मर्स हों, चाहे वो वेटनरी कॉलेज के जो भी लोग हों, चाहे वो जो प्रशासनिक डेयरी से रिलेटेड जो भी सरकारी तंत्र के लोग हों, उन तक हम कोशिश करें कि हम उन तक पहुँचें, उनको अपने पॉडकास्ट के माध्यम से उनको स्टूडियो में बुलाएं। और आपका काफ़ी आभार मैं व्यक्त करूंगा कि आपने अपने चैनल पे हमारे स्टूडियो को कवर करने के लिए तैयार हुए कि नहीं। आपने जब मैंने आपको ये बताया कि आइडिया बताया कि क्यों ना हम स्टूडियो में हम बिहार में जो डेयरी सेक्टर में काम कर रहे लोग हैं उनसे जो है सो जुड़े और अच्छी जानकारी जो है और हम चाहेंगे कि इस स्टूडियो में हम बहुत ऐसे लोगों को कोशिश करें कि पॉडकास्ट में हमारे ज्वाइन कर पाएँ। और आज जो है बहुत बहुत चर्चित डेयरी फार्मर हमारे साथ हैं और उनके फार्म्स को काफ़ी लोग फॉलो करते हैं। और बहुत 3 सालों के सफ़र में उन्होंने जिस तरह से आज बिहार में एक अच्छा नाम स्थापित किया है। हमारे साथ आज हैं कुमार संभव जी, जो TDM डेयरी फार्म मोकामा के ओनर हैं। और आज हम उनको बुलाएंगे अपने स्टूडियो में, उनसे बात करेंगे। संभव जी, स्वागत है हमारे स्टूडियो कृषि पालक स्टूडियो में। और आपका काफ़ी धन्यवाद कि आपने अपने व्यस्त शेड्यूल से हमें कुछ समय दिया। और हम कोशिश कर रहे थे कि इस तरह का पॉडकास्ट हम आपके साथ करें। और सबसे पहले हम ये पॉडकास्ट में क्या बात करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। जो भी पशुपालन कर रहे हैं उनका अपना क्या व्यक्तिगत अनुभव रहा है या क्या उनका सोच होता है और वो किस सोच से इसको स्टार्ट करते हैं, उनका क्या, उनको फिर जब शुरू हो जाता है तो क्या समस्याएं आती है, उसका क्या सॉल्यूशन वो करते हैं। और चूँकि संभव जी जो हैं सो काफ़ी पॉपुलर भी हो गए हैं और काफ़ी इनका काम ऐसा है जिससे काफ़ी लोग मोटिवेट भी होते हैं, क्योंकि हम जब भी बहुत जगह जाते हैं तो इनका अक्सर जिक्र हमें सुनाई देता है या बहुत लोग बताते हैं कि किस तरह से वो इनके बातों से, इनके अनुभव से लाभ उठा रहे हैं। तो आज खुद ये हमारे साथ हैं। तो संभव जी, थोड़ा सा जो लोग नहीं जानते हों उनको अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए और अपने फार्म के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। सबसे पहले तो आपका बहुत ही आभार रहेगा नटरेश जी कि आप पहला जो पॉडकास्ट किए
उसमें इस काबिल समझे हमको कि उसमें आप हमको बुलाए। अभी क्या होता था कि लोगों को मतलब कि एक जगह पे बहुत सारा ज्ञान मतलब कि नहीं मिल पाता था डेयरी के बारे में। तो हमको लगता है आप जो ये शुरू किए हैं उससे लोग मतलब एक जगह पे एक पॉकेट जैसा हो गया, मतलब कि जो भी ज्ञान है उसको वहाँ आपको एक जगह एक इंटरव्यू में मैक्सिमम ज्ञान मिल सकता है। तो ये शुरू करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा TDM डेयरी फार्म मुकामा में है, वो मेरे ही देख रेख में चल रहा है और काफ़ी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। नाम मेरा है, फेस मेरा है। जैसे न्यूट्रिशन में प्रशांत जी का है, इसके अलावा वहाँ मैनेजर हैं अवधेश जी हैं। दाना में आपका काफ़ी सहयोग रहता था इधर 6 महीना से, तो सबका सहयोग से चल रहा है। इसके अलावा बहुत सारे स्टेक होल्डर्स बहुत है। तो यही इंट्रो है छोटा सा। संभव जी, सबसे पहले ये आपने शायद 2019 में अपने फार्म को स्टार्ट किया था जी, 20 शुरू में, 2020 के जनवरी वगैरह में। तो सबसे पहले ये बता दीजिए कि डेयरी फार्म शुरू करने का क्या वजह था? आप वैसे तो कहीं जॉब कर रहे हैं। जी, देखिए इससे पहले हम गुजरात में थे, तो वहाँ पे काफ़ी मॉडर्न फार्म हम लोग देखते थे। आनंद हो गया, खेड़ा, नडियाड, ये सब एरिया, महसाना, ये सब एरिया में एक से एक हाईटेक फार्म्स था। और वहाँ पे जो NRI भी रहते थे, उन लोग का भी ज़मीन सब यहाँ बहुत रहता था, हम लोग वहाँ देखते थे। लेकिन हाईटेक डेयरी फार्म उन लोग बनाते थे सब। तो एक शौक़ था कि हम भी बनाएं। तो यहाँ पे जब आके अपॉर्चुनिटी मिला तो हम लोग भी उसको थोड़ा सा लार्ज स्केल पे करने का सोचे। और इसमें हम लोग यहाँ के जब उस समय लॉकडाउन भी लग गया था, तो हम लोग उस समय माइग्रेशन का भी बहुत देखे थे। तो हम लोग लगा कि यहाँ पे जो भी करें 2 लोग 4 लोग को एम्प्लॉयमेंट मिले। दूसरा यहाँ देख रहे थे कि मिल्क प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन पर कैपिटा मिल्क प्रोडक्शन, मतलब एक गाय से आप कितना लीटर दूध निकाल रहे हैं, उसमें बिहार सबसे पिछड़ा हुआ है इंडिया में। भले आप 1 लाख, आप अगर 100 आप मैक्सिमम दूध प्रोडक्शन कर रहे हैं, पर आपका प्रति गाय जो औसत है वो इंडिया में सबसे कम है। और प्रति गाय औसत पूरे दुनिया में इंडिया का सबसे कम है इंडिया का। सबसे ज़्यादा दूध प्रोडक्शन ज़्यादा है, लेकिन नंबर ऑफ कैटल्स बहुत ज़्यादा है। तो हमको लगा कि थोड़ा सा एग्जाम्पल सेट करके अपना थोड़ा सा शौक़ था वो भी पूरा हो जाएगा, जिसमें ये एक सफ़र शुरू हुआ, लोग जुड़ते चले गए। पहला 1.5 साल 2 साल हम लोग का भी काफ़ी स्ट्रगल रहा। उसके बाद प्रशांत जी से हुआ, प्रशांत जी से भी मतलब हम लोग का पहला जो बातचीत हुआ, उसके बाद काम साथ में करने में 1 साल लग गया। अच्छा। तो उसमें भी लग रहा है हम लोग को 1 साल वो भी पीछे चले गए हम लोग। यही सफ़र हम लोग का, यही उद्देश्य था। मतलब बेसिकली आपका ये था कि आप देख रहे थे कि पशुपालन में जो डेयरी में जो हम लोग का औसत है बिहार का, जी काफ़ी कम है, तो उस पर कुछ काम कर सकते हैं। जी। और चूंकि आप उस ऐसे जगह पे आपका शायद बचपन बीता था जहाँ पे आप देखे कि प्रोडक्शन मतलब बिहार इंडिया के लिए शायद जब जानते हैं गुजरात में जो आनंद जिला है, बनासकांठा वगैरह जो है, वो सब नेशनल एग्जाम्पल है जिसमें सबसे हाईएस्ट डेयरी प्रोडक्शन है। वहाँ की गवर्नमेंट भी काफ़ी सक्रिय है और वो एक क्लासिक स्टोरी है व्हाइट रिवॉल्यूशन का। तो संभव जी, एक चीज़ और है, जैसे आपने बोला कि प्रशांत जी से 1 साल मतलब उनके साथ काम करने में लग गया, मतलब कि आपको कहीं लगता है कि इसमें जानकारी या गाइडेंस, इसका क्या? देखिए, जानकारी तो मेरे पास भी था, सबके पास है, जो यूट्यूब में सर्च मार देगा उसको जानकारी मिल जाएगा, लेकिन वो चीज़ उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। मेन जो बिहार में जो दिक्कत है कि वहाँ पे वो चीज़ उपलब्ध नहीं है। टॉक्सिन बाइंडर से गाय का मेडिकल खर्चा घटता है, लेकिन टॉक्सिन बाइंडर उपलब्ध नहीं था। बाईपास फैट से गाय का बॉडी स्कोर मेंटेन करने में हाई मिल्किंग काउ का फायदा होता है, लेकिन बाईपास फैट उपलब्ध नहीं था। इसी वजह से अच्छा मिनरल मिक्सचर ये सब उपलब्ध नहीं था इतना आसानी से, और मतलब एफर्ट करना पड़ता था। तो उससे क्या हुआ कि हमको मेरा एफर्ट कम हो गया प्रशांत जी से मिलने से। तो न्यूट्रिशन में एफर्ट कम हो गया। जैसे न्यूट्रिशन आपका अगर तगड़ा हो गया तो आपका सब चीज़ तगड़ा हो जाएगा। आपका रिप्रोडक्शन रेट जो है एक गाय से, आप मेरा तो देखिए 2-3 मंत्र है, मोर मिल्क पर कैटल, एक गाय से ज़्यादा दूध लेना, एक बच्चा 1 साल में, दूसरा मंत्र। ये सब हम ऐसा नहीं कि आज हम सीखे हैं, डेयरी करने से पहले भी हम सीखे हुए थे, जानते थे, लेकिन अब हमको उसको करने के बाद हमको उसको मतलब कि उसको पता चल रहा है कि जितना बोला जाता है उससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो हो।
तो और ये सब चीज़ लेकिन होता है कि धीरे धीरे करते करते अपना गलती से लोग सीखता है। तो हम चाहते हैं कि जो गलती हम किए वो बाकी लोग वो गलती ना करें। और तो आप सर बताइए आपने क्या क्या गलती की? सबसे पहले तो देखिए, हम जितना देखें कि जितना भी आजकल डेयरी फार्म फेल हो रहा है, उसका मेन कारण तो हम देखें कि लोग क्या होता है कि एक्साइटमेंट में शुरू में यूट्यूब देख के या 2-4 जगह बात करके गाय ले आता है। अब गाय लाने के बाद क्या होता है, शुरू में गाय लाया, सब गाय जो भी गाय लाएगा तुरंत बच्चा दिया वो गाय लाएगा। उसके बाद गाय तुरंत दूध दे रही है, तो दूध रहा उसमें तो उसको बहुत प्रॉफिट दिख रहा है। उसके बाद क्या होगा, थोड़ा दिन हुआ, उसके बाद थोड़े दिन होने के बाद उसको प्रॉफिट दिखा था, इससे अच्छा बिजनेस नहीं है, और गाय ले आया। तो अचानक से गाय लाया, 6-7 महीना में बहुत सारा गाय ले आया, लेकिन हर वो चीज़ का ध्यान नहीं दिया जिससे कि एक सक्सेस डेयरी फार्म चलता है। सबसे पहले सक्सेस डेयरी फार्म चलता है कि आप उसको खिलाइएगा क्या। आप जब हम लोग शुरू किए तो हम लोग एक दाना खिलाते थे 20 रुपया 20 रुपीज़ पर केजी, किसी कंपनी का नाम नहीं लेंगे। बहुत दूध दिया, बाद में पता चला कि उसमें यूरिया छोआ खाली था। उसके बाद दूध तो ले लिए हम उसके बाद, लेकिन 1 साल के बाद मेरे पास 30-32 गाय थी, और उस 30-32 में से सिर्फ 8 ही गाय बच्चा दी 1 साल के बाद। तो सबसे बड़ा तो हो गया कि पहला सेटबैक आपको वहाँ लगा। पहला सेटबैक तो वहीं लगा। और अगर मेरे पास चलिए बैकअप प्लान, तो चलिए पूंजी लगाए हम, और उसके बाद उसको सक्सेस किए। हमको लगा कि इतना सेटबैक तो है, लेकिन 1 साल से पहले से तो ज़्यादा हमको आज नॉलेज है। तो उसमें हम हिम्मत नहीं हारे। हिम्मत क्या नहीं हारे, उस समय पूंजी था तो पूंजी लगाए। जिसके पास नहीं रहता है वो बेचारा, उसका पूरा जो 1 लाख का गाय 20,000 का हो जाता है, वहीं पे उसका पूरा कहानी खत्म हो जाता है, अगर उसके पास फंडिंग या पैसा नहीं होगा तो वही है कि सबसे पहले डेयरी फार्म में आप खिलाइएगा क्या। दाना अच्छा होना चाहिए, हरा चारा का प्रबंध होना चाहिए, हरा चारा नहीं है तो साइलेज का प्रबंध होना चाहिए। उसके बाद खिलाने के बाद अब गाय दूध देगी तो दूध बेचिएगा कहाँ। तो हम लोग का पहला दिन से था कि मिल्क प्रोडक्ट बनाना है, लेकिन आज तक नहीं बना पाए। अच्छा। मिल्क प्रोडक्ट में क्या होता है कि उसी 1 लीटर गाय का आपको रेट मिल जाता है ज़्यादा। जैसे 1 लीटर दूध में ऑलमोस्ट 1 केजी दही बनता है, तो वैल्यू एडिशन करना है। 1 केजी दही बनता है। अब दही आपको 80 रुपये किलो बिक रहा है, और दूध आपको 40-45 रुपये किलो बिक रहा है, और आपको बीच में लागत कितना लगे, 5 रुपया 6 रुपया का लागत लग रहा है। तो एक तो यह है कि दूध का क्या, अच्छा रेट में बेचिए, नहीं तो कुछ अच्छा चीज़ बना के बेचिए। ठीक है। इसके अलावा है कि गाय खाएगी, अब उसको वापस दूध देने के लिए आपको फिर उसको गाभिन करवाना पड़ेगा। अब गाभिन करवाना पड़ेगा तब है कि उसका क्या क्या चीज़ है, जो जितना सिंपल दिखता है उतना होता नहीं है। तो मतलब ये हर चीज़ ऐसा है जिस पे घंटों मतलब की बात हो सकता है। तो नट सेल में आपका ये कहना है कि मतलब थ्योरेटिकली जितना आसान है, जब आप आदमी करने को जाता है तो या तो उसको उतना रिसोर्सेज नहीं मिल पाता है, या सब सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पाता है। कि आपको जानकारी रहेगा पर प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। प्रोडक्ट अगर है तो उसको कहाँ पे कैसे इस्तेमाल करना है उसके लिए अनुभव भी चाहिए। तो कितना अनुभव आप मानते हैं कि ज़रूरी है कि कोई भी अगर ये जो जर्नी है सक्सेस, मतलब शुरुआत से लेके आपको लगता है एक स्टेज पे हम पहुंच गए जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो रहे हैं, तो जर्नी कितना आपको लगता है कितना टाइम का मिनिमम होना चाहिए? देखिए, जर्नी का कोई इसमें टाइम फ्रेम नहीं है। हम तो कहेंगे अगर हम लोग या कोई भी 4-5 लोग मिल जाएं, और किसान जो डेयरी फार्म खोलना चाहता है उसको 15 दिन कहें कि आइए, हम आपको बताएंगे क्या करना है, हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बताएंगे क्या करना है, और उस आधार पे अगर वो डेयरी फार्म करे तो हम गारंटी देते हैं कि उसका सक्सेस होगा। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि आपने इतने सारे सिनेरियोज को देख लिया है, सॉल्व कर लिया है कि आप जो है कोई ट्रेनिंग इस तरह का अगर उनको मिले, शायद यार ट्रेनिंग वो आपको उस तरह का उस समय मिल गया रहता है, तो आपको जो लगता है कि जो 3 साल 2 साल का समय है वो 15-20 दिन या 30 दिन हो सकता 30 दिन हो सकता था। अच्छा, तो ये भी एक बहुत अच्छा जानकारी है और आपने जो सुझाव दिया। लेकिन आजकल बिहार का जो ट्रेंड हो गया है, या कोई भी जगह पे, जैसे हम बोल रहे हैं कि हम अगर ट्रेनिंग, तो लोग को क्या लगेगा कि अब ट्रेनिंग से पैसा कमाना चाहता है, तो ये गलत है। अभी हम बताना चाहते हैं, मेरे फार्म पे आके हर 10 दिन में कोई लोग आके रह रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट रह रहा है, और आके सीख के जाता है। जो देखना है देखिए, जो दाना पड़ता है देखिए, कैसे भूसा पड़ता है, कैसे हरा चारा पड़ता है, कैसे साइलेज पड़ता है, दूध का कैसे मैनेजमेंट होता है, कैसे दूध दुहाता है, कैसे दूध जाता है, कहाँ बिकता है, डे टू डे एक्टिविटी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है वो सब देखिए आप। सब लोग कर रहा है, लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है। अब फ्री ऑफ कॉस्ट करके, फ्री ऑफ कॉस्ट थोड़ी है, मेरा गुडविल है। जब सीख के जब सक्सेस बनेगा तो जो गुडविल है वो पैसा से ज्यादा बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आपको जरूर याद करेगा या नाम लेगा कि हम जब शुरुआत में समय जी हमको पैसे का जरूरत होगा तो हम बोलेंगे कि हम ट्रेनिंग देंगे, हमको पैसा दे दो। अभी हमको नहीं जरूरत है, आप तुम ट्रेनिंग लो, फ्री में रहो, 5 दिन में वहाँ पे खाओगे ही तो
कोई दिक्कत नहीं है। आप आइए, खाइए, रहिए, जो वहाँ मिलता है करिए, सीखिए, लेकिन काम अच्छा करिए, सिंसियरली करिए। हाँ, मतलब टाइम पास मत करिए। टाइम पास मत करिए। वहाँ पे बहुत सारे लोग बिहार में ऐसे भी होंगे जिनको लगता है कि चलिए अब फ्री में आके रहिए, कोई दिक्कत 10 नहीं दिन का है। खाने का जुगाड़ हो जी, गया, जी। ऐसा नहीं करके हाँ। सीरियसली इस चीज़ को समझिए कि जी, जी। जिस समय में आप दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जितने भी स्टाफ है उनका भी काम होता है। जी, तो जी, हम जी। देखते हैं कि काफ़ी वो बिजी रहते जी। हैं, उसमें ही उनको उतने सारे काम जी, के जी। बीच में आपको कुछ बताना भी है, तो जी। एक बहुत अच्छा। जी, मेरा एक सवाल रहेगा कि हम आपसे फर्स्ट मुलाकात डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करने से 1.5 साल के बाद मिले। जी। दोनों में आपका क्या अंतर लगा जब हम मिले? आपको आप में क्या बदलाव आया? कि आप कोई भी चीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे। मोटिवेट क्या, एक सपोर्ट देते थे, कॉन्फिडेंस देते थे कि करिए, करिए, हम गारंटी देते हैं होगा। जब आप आए थे तब हम खिलाते थे, हमको लगता है तारा कंपनी का दाना खिलाते थे, और उसका रिजल्ट भी कोई ख़राब नहीं था, सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट था। और लेकिन वही था कि बहुत सारा हम लोग को जो चाहिए था चीज़, जैसे बाईपास फैट है, टॉक्सिन बाइंडर है, ये सब हम लोग को उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। तो सबसे पहले तो ये हुआ कि आपके मिलने के बाद हम लोग अपना दाना बनाना शुरू किए। अपना दाना बनाए, उसमें सारा न्यूट्रिशन सब आपके देख रेख में बना, और उससे क्या हम लोग जो लेस देन 50% कंसेप्शन रेट से ऑलमोस्ट 80 to 90% कंसेप्शन रेट पे हम लोग चले गए। जो आपके अंडर गाइडेंस में मेन था कि आप आके दाना बनवा देते थे। दूसरा था कि उससे क्या कि गाय का BCS मेंटेन रहा, उसके अलावा कंसेप्शन रेट बढ़ा, उसके अलावा गाँव का जो डंग स्कोर है, काउ गोबर था, वो सब अच्छा रहा। तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग का चेंजेज आया। मतलब एक तरह से देखिए तो जो हम 1 साल पहले मिल जाते तो अभी हम 1 साल और आगे रहते। कहने का मतलब ये है कि अगर अच्छा सही प्रोडक्ट या गाइडेंस मिल जाता है डेयरी फार्मिंग में शुरुआत में, जी। तो क्योंकि शुरुआत में लोग एनर्जी से चालू करते हैं, उनके पास कैपिटल भी रहता है, और ये भी रहता है कि मतलब मोटिवेशन पूरा रहता है कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक करना। जी। बट बिहार जैसे मैं आप कुछ ऐड अपना भी एक्सपीरियंस कर देता हूँ कि जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं नोएडा में था, तो दिल्ली, ये पंजाब और हरियाणा के आसपास बहुत सारे फार्म्स में जाके देखा था, तो वहाँ पे बहुत आसानी से बहुत कुछ मिलता था। शायद जो बिहार में आज स्थिति हो रहा है कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स आज अवेलेबल है, वैसा वहाँ पे पहले से था, तो मुझे लगा इतना ही आसान बिहार में भी होगा। और मुझे याद है कि जो बर्गर फैट था, बाईपास फैट, उसको मैंने सर्च किया तो मुझे पहले कहीं लोकल दुकान में मिला नहीं। फिर एक केमिन का मुझे पता नहीं था कि बिहार में केमिन मिलता भी है, और मुझे तब मैंने पुणे से बर्गर फैट करके आता है वो मंगाया था। उसका मुझे याद है कि 1650 रुपये दाम था, और उसका ट्रांसपोर्टेशन मुझे 2200 रुपये लगा था। तो बिहार में उस समय प्रोडक्ट का कोई अवेलेबिलिटी था नहीं, कोई बताने वाला भी नहीं था। यानी बिहार में अभी जो है सो अच्छा अपॉर्चुनिटी फार्मरों के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल। जो 5 साल पहले जो लोग नहीं कर पा रहे थे वो उनके लिए आसान हो गया। बहुत सारी चीज़ें जो है सो लोग में भी अवेयरनेस है, और इसका कहीं ना कहीं से देखिए तो क्रेडिट जाता है सोशल मीडिया को भी। और लेकिन लोग जो पहले है कि फ़िल्टर ज़रूर करें, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सनसनीखेज भी चीज़ होता है कि इतना लगाएं तो इतना कमाएं, ऐसा ये बिज़नेस में ये बहुत ही टेक्निकल और जानकारी के साथ करने वाला कोई भी लाइव स्टॉक का बिजनेस हो। संभव जी, मेरा एक सवाल रहेगा, बीच में मैं टोकूंगा कि ये यूट्यूब का आपका क्या मानना है? यूट्यूब देखिए, सबसे पहले तो अभी जो यूट्यूब में जो एक तरह से जिसको मन होता है यूट्यूब बना के वीडियो बनाने लगता है, उसमें सबसे बड़ा जो हमारे हिसाब से ड्रॉबैक है या खराबी है कि सब कोई खाली सक्सेस स्टोरी दिखा रहा है। और अगर आप यूट्यूब निकालिएगा तो उसमें 100 में से 90 सक्सेस स्टोरी दिखेगा, और 10 भी फेलियर नहीं दिखेगा। जबकि फेलियर दिखाना बहुत ज़रूरी है। फेलियर इसलिए दिखाना जरूरी है, क्या नहीं करना है, फॉलो अप जरूरी है। आप सक्सेस स्टोरी दिखा रहे हैं, उसका फॉलो 3 महीने बाद उसका क्या है? जी, उसका फॉलो अप बहुत ज़रूरी है। कि किसी का आप दिखा दिए कि महीना का 2 लाख कमा रहा है, क्या 6 में सस्टेनेबल था? क्या वो 6 महीना बाद भी 2 लाख कमा रहा है? तो सब यूट्यूब में सबसे बड़ा यही है कि सिर्फ सक्सेस स्टोरी दिखाया जा रहा है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा ज्ञान दिया जा रहा है। और मतलब कि जिसको नहीं पता है वो भी उल्टा पुल्टा ज्ञान दे रहा है, तो उसमें आपको फिल्टर करने का बहुत ज़रूरत है कि किसका बात माने हम और किसका नहीं माने। तो उसमें तो हम एक ही नियम बताएंगे कि जिसका आपको लगे कि सक्सेस मतलब कि हो चुका है, उसे जाके आप बात करिए, यही करिए। आपके पैमाना, हर किसी का सक्सेस का पैमाना अलग है। आपके हिसाब से जो आपका सक्सेसफुल या रोल मॉडल है, उसे जाके आप बात करिए या उसको फॉलो करिए, तो आपको, हमको लगता है कि कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं आना चाहिए। डेयरी में मॉडल्स बहुत सारा चीज़ है, जैसे सब चाहते हैं कि जैसे अभी आप एक स्तर पे पहुंच गए हैं, जैसे आपके पास देखा जाए तो गायों की संख्या भी करीब 100 थी, अभी मुझे पता नहीं एग्जैक्ट क्या है, मतलब 100 कैटल
गाय नहीं कहेंगे, मिल्किंग का उसमें हीफर्स वगैरह सब मिला के जो टोटल है, आप एक स्तर पे पहुंच गए हैं जहाँ पे आपको रिकॉग्निशन भी उतना ही है, मैनेजमेंट भी आपका काफ़ी अच्छा है और गायों की संख्या भी काफ़ी है। तो ये चीज़ बताइए कि कौन कौन सा मॉडल डेयरी फार्मर्स में, क्योंकि किसी के पास जगह का कॉन्स्टेंट है, किसी के पास कैपिटल का है, तो कौन कौन सा मॉडल डेयरी में पॉसिबल है? आप इसको अगर थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर पाए कि सिर्फ दूध के लिए जाना है, ब्रीड के लिए जाना है, या दोनों संभव है साथ में, अगर दोनों क्या किस रेशियो में होना चाहिए, क्या हो सकता है? देखिए, डेयरी फार्मिंग में 2 ही मॉडल है, एक मिल्क प्रोड्यूस करने का, एक ब्रीडिंग का। अब आप बोलेगा कि खोआ मिठाई बनाने का तो बिजनेस ही अलग हो गया, उसके लिए आपको गाय रखने का जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको दूध लाने का जरूरत है, तो वो वाला मॉडल अलग हो गया। खोआ मिठाई का वो कोई मॉडल नहीं है, वो फार्मिंग नहीं है, वो आपका बिजनेस हो गया। तो 2 ही है, या तो आप अच्छा जानवर प्रोड्यूस करिए जो कि ज़्यादा दूध करे, नहीं तो आप अच्छा नस्ल तैयार करिए। अच्छा नस्ल तैयार करिए, उसको अच्छा, उसका बहुत ज़्यादा डिमांड है। आज जो लोग बिहार से, पंजाब से गाय ला रहा है वो आपसे लेगा। इसके अलावा आप दूध अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको उसमें बेनिफिट है, आप एक क्रांति ला रहे हैं। जो एवरेज 10-12 लीटर था बिहार में, अगर आप अच्छा दूध मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमको लगता है 20-22-25 लीटर होते हुए ज़्यादा दिन नहीं लगेगा बिहार को भी आने में। अब सब कुछ उपलब्ध है। दूसरा, अच्छा सीमेन उपलब्ध है, हर तरह का सीमेन उपलब्ध है, सस्ता से लेके महंगा, तो ब्रीडिंग भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा दूध के लिए, निरोग पशु के लिए जो चीज़ चाहिए, न्यूट्रिशन से लेके मेडिसिन से लेके सब चीज़ उपलब्ध है। हाँ, अभी भी हम एक चीज़ में अगर बिहार को पिछड़ा मानेंगे तो वो है वेटनरी डॉक्टर्स में। वेटनरी डॉक्टर्स कमजोर करी हुई है, काफ़ी अभाव है वेटनरी डॉक्टर्स का। सर्जरी 0 है बिहार में, जो कि सर्जरी और सब स्टेट में काफ़ी आगे निकल चुका है। बच्चा फंस रहा है तो पेट निकाल के भी बच्चा निकल जा रहा है पेट फाड़ के, और वो गाय फिर उतना ही दूध पे आ रही है। ऐसा नहीं है कि दूध गाय फेल हो रहा है। तो एक वेटनरी, मतलब ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वेटनरी कॉलेज, हॉस्पिटल से भी डॉक्टर्स को मंगा के उनको उपलब्ध कराइए गांव में। बोलिए कि आप मतलब कि सर्विस दीजिए, यहाँ से बाहर निकलिए और गांव में जाके एक हेल्पलाइन नंबर दीजिए सर कि किसी का गाय का बच्चा फंस गया है, पेट चिरना है, तो यहाँ पे डॉक्टर उपलब्ध है, आप बुलाइए वेटनरी कॉलेज से, बच्चा डॉक्टर जाएगा। जी 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 जी, हाँ, मेडिकल में बहुत पीछे है अभी बिहार, क्योंकि एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, क्योंकि लाइव स्टॉक है, रिस्क रहता ही है। तो और जब वेटनरी में, जब मेडिकल का बात कर रहे हैं तो आपको ब्रीडिंग फार्म में दिक्कत नहीं आएगा। ब्रीडिंग फार्म में सारे आपके फ्रेश एनिमल यंग रहता है, तो उसका बीमार पड़ने का चांसेस कम है। लेकिन जैसे ही आप मिल्किंग फार्म की तरफ जाएंगे, दूध प्रोड्यूस करने के, वहाँ पे सबसे ज़्यादा चैलेंजेस रहता है। प्रोटोजोअल डिजीज सबसे ज़्यादा बिहार में अभी दिक्कत दे रहा है। इसके अलावा फिर देखिएगा आप तो एक मेस्टाइटिस है, मेस्टाइटिस बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है। इस सब में क्या है कि क्विक और एक्यूरेट जो सुविधा है मेडिसिन का, वो डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा लैब का बहुत दिक्कत है। जैसे कौन सा बीमारी है, अभी जैसे आदमी में कोरोना का इलाज चलता था, वैसे बिहार में गाय का इलाज चल रहा है। पहले कुछ हुआ तब उसको पैरासीटामोल दे दीजिए, पैरासीटामोल से नहीं हुआ तब वो पता चला कि इसको प्रोटोजोअल है, तो बर्निल दे दीजिए, बर्निल से नहीं हुआ तो बूटालेक्स दे दीजिए। मतलब हिट एंड ट्रायल चल रहा है। उसके बाद एंटीबायोटिक दे दे के गाय इतना कमज़ोर हो जाती है, उसके बाद जब उसको सही इलाज पड़ता है तब तक गाय उसको सहन करने के लायक उसको अंदर क्षमता ही नहीं रहता है, और एंटीबायोटिक से गाय मर रही है। दवाई का इंजेक्शन लगा लगा के बिहार में गाय मर रही है। तो आप जैसे आपका गुजरात का कुछ ऐसा अनुभव है कि वहाँ पे क्या सुविधा थी? वहाँ पे ये गारंटी था कि मेरा गाय बीमार हुआ है तो अमूल या बनास डेयरी को फ़ोन करने पे आधा घंटा में डॉक्टर आएगा, डेयरी का डॉक्टर आएगा। इसके अलावा वहाँ पे आज जो शेयर मार्केट में जो मॉडल है कि जैसे अगर आप अमूल को दूध दे रहे हैं तो आप अमूल कंपनी के मालिक हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे जब साल का जब उसका बैलेंस शीट जब आएगा, उसका जो प्रॉफिट आएगा, तो वो डिविडेंड सब शेयर होल्डर्स में बांटा जाएगा। जो दूध दिया, जिस हिसाब से दिया, जिस रेशियो में, जिस अनुपात में दिया, उसको उतना हिस्सा प्रॉफिट में मिलेगा। अगर 1000 करोड़ का अमूल को प्रॉफिट हुआ तो अंत में सबको डिविडेंड बांटा जाएगा, जो कि यहाँ नहीं है बिहार में। बिहार के जो भी लोग देख पा रहे हैं, जो छोटे पशुपालक हो, उनको शायद इतना समझ में नहीं आया, तो ये बताइए, तो अमूल का जो स्टोरी है, तो अमूल क्यों सक्सेसफुल है, सुधा क्यों नहीं सक्सेसफुल है? देखिए, जो कोऑपरेटिव बोलता है, अमूल सही मायना में कोऑपरेटिव है। कोऑपरेटिव मतलब कि जो कि कॉपरेशन से चलता है, जो कि 10 लोग मिल के चलाया तो 10 लोग मालिक हो गया, वही 10 लोग प्रॉफिट का भी उतना ही हकदार है और लॉस का भी हकदार है।
अभी बिहार में क्या हो रहा है कि एक मतलब कि जैसे अभी अमूल जो बिहार में लाया है वो कमीशन बेस्ड मॉडल लाया है, पर लीटर 1 रुपया दे देंगे। ये तो कोऑपरेटिव, ये तो वर्गीस कुरियन का ये तो सपना नहीं था कोऑपरेटिव का, ये तो कमीशन पे चल रहा है। तो ये वाला इस पे फिर अमूल और सुधा को दूध देके बिहार में आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं, क्योंकि गुजरात में 1 साल के बाद में 8 से 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख भी बोनस मिलता है किसान को, जो कि यहाँ पे कुछ हजार में पंखा, टीवी इस पे खत्म हो जाता है। 4 पंखा मिल गया, कंटेनर, इस पे खुश है लोग। अरे वहाँ पे देखिए लाखों लाख रुपया मिल रहा है, उस रुपया का आपको मन जो करिए कि पंखा खाली चलाइएगा, जो खाली कंटेनर दूध ले जाइएगा, वहाँ पे पैसा दिया जा रहा है, आपको मालिक बनाया जा रहा है, उस हिसाब से आपको। तो मॉडल यहाँ पे कोऑपरेटिव मॉडल नहीं है। कोऑपरेटिव मॉडल तो यहाँ भी बोलते हैं कॉम्फेड में जो है, बट ये शायद जो विजन था वाइट रिवॉल्यूशन वो शायद यहाँ पे नहीं हो। नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि कोऑपरेटिव मॉडल है डेयरी का जो सचिव है उसके लिए। अच्छा, डेयरी का सचिव पैसा कमा रहा है कोई, लेकिन किसान नहीं कमा रहा है। हमको जो लग रहा है कि यहाँ क्यों नहीं सर। आपका अपना अनुभव कैसा है? मेरा तो देखिए अनुभव यही है कि सबसे पहले तो यहाँ पे फैट में चोरी होता है। जब आप जाते हैं सेंटर में दूध देते हैं तो वहाँ पे काफ़ी कम करके आपको फैट दिखाया जाता है। मशीन में क्या पता घालमेल होता है, हमको पता नहीं होता है कि नहीं, पर फैट कम आ रहा है। जो गाय 6 महीना बच्चा दिया हो गया उसका भी 4 के नीचे फैट आ रहा है, तो कुछ गड़बड़ी है। तो एक तो वो दिक्कत है। इसके अलावा है कि पेमेंट का इशू है। अमूल का तो यहाँ पे उतना इशू नहीं है, लेकिन सुधा का पेमेंट का काफ़ी इशू है। तो जब किसान ऐसे ही, डेयरी फार्मर ऐसे ही बहुत ज़्यादा मतलब कि उसको कैश क्रंच रहता है, दाना मंगाना है, भूसा मंगाना है, हरा चारा का व्यवस्था करना है। अब आप दूध बेच दीजिएगा, पैसा नहीं आएगा तो स्टाफ को सैलरी कहाँ से दीजिएगा, क्या चीज़ करिएगा, उसके बाद फेल होगा। रोटेशन ऑफ कैपिटल, रोटेशन नहीं है, वो डिविडेंड में पंखा दे रहा, क्या करिएगा पंखा का। इसका कोई अल्टरनेट आप लगता है बिहार में पॉसिबल? इसका अल्टरनेट है कि एक ऐसा एसोसिएशन बनाया जाए, ऐसा एसोसिएशन जो कि अगर दूध में आप अगर रेट नहीं दे पा रहे हैं तो आप फैक्ट्री लगा दीजिए, 4 एसोसिएशन किसान को दे दीजिए कि यहाँ दूध दीजिए। तो बहुत सारे ऐसे भी बंद पड़े हुए डेयरीज हैं, उसको भी एसोसिएशन उसको टेक ओवर कर सकती है। टेक ओवर कर सकती है। ऐसा अगर कोई समूह हो लोगों का प्रोग्रेसिव हो, कोई भी ऐसा एसोसिएशन हो, तो सबसे पहला तो मेरा उससे वही डिमांड रहेगा कि आप किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस इंश्योर करिए कि आप दूध प्रोडक्शन करिए, इतना में तो हम खरीद ही लेंगे, तब जाके डेयरी में यहाँ पे रिवोल्यूशन आने वाला है। नहीं तो यहाँ पे खाली एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है किसान का, हम जो देखे हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम लोग भी जहाँ जाते हैं वहाँ पे लोगों का यही मानना है कि वो दूध प्रोडक्शन से ज़्यादा उनको बेचने में और सही रेट के लिए परेशान। मेरा एक सवाल रहेगा, तो इसमें बदलाव कैसे आएगा? अगर किसान जूझ रहे हैं इस चीज़ से, तो इसे कौन बदलेंगे? इसे सबसे पहले तो देखिए, सबसे बड़ा गलती तो किसान का है, ना यूनिटी है, ना किसी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, कंपटीशन कर रहा है, उसमें एक दूसरे को नीचा दिखा रहा है, बहुत दिक्कत है। तो किसान को एक होना पड़ेगा, जो अच्छा काम कर रहा है उसको आपको पीछे से धक्का देके ऊपर ले जाना पड़ेगा, इन्हें की धक्का देके गिराना पड़ेगा। आप उसको सपोर्ट करके ऊपर ले जाइए। यहाँ पे कोई अच्छा काम करता है, बस दूसरा 4 लोग उसको गिराने में लग जाता है। तो ये एक थोड़ा सा है, बुराई हर जगह ही है, लेकिन यहाँ पे इस फील्ड में तभी रिवोल्यूशन आएगा जब असली कोऑपरेटिव मॉडल आएगा कि हर एरिया में एक इंडस्ट्री रहेगा, एक फैक्ट्री रहेगा, सुधा ही रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंश्योर करे कि अगर हम 80 रुपया में दही बेच रहे हैं तो किसान को 50-55 रुपया दें। आप बेच रहे हैं ना 80 रुपया में, आप 100 रुपया में दही बेच रहे हैं। और सुना जाता है कि बहुत सा ऐसा होता है, कोई भी पर्व त्योहार आता है तो वो दूध लेना ही बंद कर देता है, दूध लेना बंद कर देते हैं। तो बैकअप किसान के पास कुछ भी नहीं। तो फिर किसान करेगा क्या? आपको दूध दे रहा, अचानक से आप दूध लेना बंद कर दिए तो उस दूध का कहाँ से कस्टमर लाएगा? अब मिठाई बना के बेचे। डिविडेंड की बात करें तो यहाँ पे तो लोग का दूध ही नहीं लिया जा रहा है। डिविडेंड उससे बढ़िया कि आप ये गारंटी दे दीजिए डिविडेंड मत दीजिए। कोई भी अगर यहाँ पे डेयरी फार्म एसोसिएशन बने तो सबसे पहले तो आप दूध का उपाय करिए, उसके बाद कोई चीज़ का उपाय करिए। सबसे पहले मिल्क, पर सबसे पहले दूध किसान को अच्छा रेट मिले, इसका उपाय करिए। जो एसोसिएशन ये इंश्योर करेगा कि किसान को दूध का रेट हम दिलवाएंगे, वही यहाँ आगे बढ़ेगा। और आपको लगता है कि स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि यहाँ पे हर चीज़ देखिए उपलब्ध है। सीमेंट सस्ता तो उपलब्ध है, दाना अच्छा मिल रहा है, खर्चा करना पड़ेगा, मिलेगा। सीमेंट में खर्चा करना पड़ेगा, मिलेगा। लेकिन दूध का अच्छा रेट देने के लिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन नहीं है। तो दूध का अच्छा रेट चाहिए सबसे पहले। पैसा दे के भी आप दूध नहीं बेच पाते हैं। कुछ दिन पहले हमको फ़ोन आया था कि WWS का सीमेंट आया हुआ है,
काफ़ी जगह गाड़ी घूम रहा था, तो मोकामा में भी गाड़ी आया हुआ था, तो मेरे मैनेजर फ़ोन किए कि मिल रहा है, हम कहा ले लीजिए, लेकिन देख लीजिएगा सब चीज़, गैस तैस, तो उसमें हम अपना कंटेनर भी रख लिए। अपना कंटेनर में हम उस WWS का सीमेंट, खाली WWS का सीमेंट डलवाए हैं। अब देखिए, बिना तैयारी के आप सामान बेचने के उद्देश्य से आप निकल गए हैं, आप हर जगह पतला गन चल रहा है बिहार में। आज के दिन में हमको 15 से 20 दिन हो चुका है, हमको सीमेंट तो उपलब्ध करा दिए हैं, अब मोटा वो जो WWS का सीमेंट जिस गन में जाएगा वो गन उपलब्ध नहीं कराए हैं। वो मेरा डेड स्टॉक है। आज जो मेरा 10-15 हज़ार का उसमें इन्वेस्टमेंट लगा है, उसके बाद से मेरा मेन 10-12 गाय हीट में आ गई, जिसको हमको देना था, अब वो मेरा रखा हुआ है, अभी तक मेरे पास नहीं आया। तो तैयारी के साथ चलिए, सामान बेचने के लिए मत निकलिए, किसान का भला करने के लिए निकलिएगा। सामान बेचने के लिए निकलिएगा तो आज न कल आपका जो है गुडविल वो आपका ख़राब होगा, और जब गुडविल ख़राब होगा तो फिर आप फिर कहीं नहीं टिकिएगा। इसमें देखिए, पैसा तो कमा लीजिएगा, लेकिन कुछ दिन के लिए सस्टेन नहीं कर पाइएगा। तो हम किसी से भी चाहेंगे, किसान के विश्वास के साथ मत खेलिए, और मतलब कि तैयारी के साथ मार्केट में आइए। कोशिश करिए बेचने से पहले खरीदने का। जी जी। किसान के पास बहुत सारी चीज़, ऐसा दूध है जी, तो दूध पे जरूर रहना चाहिए कि दूध का सॉल्यूशन हो, दूध का सॉल्यूशन मेन हो। सीमेंट का तो हम एग्जांपल इसलिए दिए क्योंकि मेरे साथ अभी जस्ट 15 दिन पहले का है। आप बोलिएगा तो हम आपको बिल भी दिखा देंगे कि देखिए ये बिल है, और गन मेरे पास नहीं है। मतलब अभी जो है आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये ठंडा का सीजन है, ये ब्रीडिंग सीजन है। ब्रीडिंग सीजन है। आपको फरवरी मार्च से पहले अपनी गाय को, अब उसमें देखिए दिक्कत क्या हुआ कि अब हम उनका 900, 850, 750 वाला सीमेंट ले लिए, तो अब ABS का जो हम अरमडा स्पाइक ये सब जो 500-600 के आसपास वो सब नहीं लिए। तो ABS का मेरे पास जो उपलब्ध है वो 100-150 वाला सीमेंट उपलब्ध है, SHG का 170 वाला सीमेंट उपलब्ध है, और महंगा में अब मेरे पास WWS का है। अब अच्छा गाय आ रही है हिट पे, तो अब 100 वाला 170 वाला हम दिलवा नहीं सकते हैं। उसके लिए हम अरमडा स्पाइक देखेंगे, हैमर देखेंगे ABS का, अब जो मेरे पास उपलब्ध नहीं है क्योंकि मेरा पूंजी लगा हुआ है कहीं और। हमें ये लगता था कि सिर्फ छोटे छोटे किसान ही संघर्ष कर रहे हैं, नहीं, आप ही संघर्ष कर रही है। संघर्ष क्या, हम तो गफलत में रह गए। हम तो बोले थे कि सब चीज़ लिखिएगा उसका, तो बोले कि हाँ सब चीज़ हो जाएगा, बताइएगा तब ना कि इसका स्ट्रॉ मोटा आता है। हम लोग WWS दिलवाए थे, जो कि हम लोग पता हुआ कि इसका स्ट्रॉ मोटा आता है। उसमें देखिए एक और दिक्कत, जो भी लोग इस वीडियो को देख पा रहे होंगे, अब वर्ल्ड वाइड साइड लगाते हैं, जरूर आपको गन AI के लिए गन खरीद लीजिएगा, नहीं तो आपका सीमेंट जीरो हो जाएगा। दूसरा चीज़, एक और दिक्कत हो गया, जब उसे लिया गया तो हम पूछे कि हमको सारा HF दीजिए, तो हमको बोले ठीक है HF मिल गया। अब उसमें HF दे दिया, उसमें एक कोई था की स्टोन का सीमेंट लिए हम। अब की स्टोन का सीमेंट था, HF बोल के की स्टोन दे दिया, उसका सीमेंट पिंक, ABS में पिंक मतलब HF होता है। अब हम एक मेरा जो टॉप गाय था उसको हम की स्टोन डलवा दिए, बाद में पता चला ये तो जर्सी है, ABS में पिंक जर्सी आ रहा है। अरे तो ये सब बताइएगा ना किसान को कि नहीं, WWS में पिंक जर्सी आया, की स्टोन जो जर्सी था पता नहीं आता है कि नहीं, तो ABS में लेकिन पिंक HF आता है। शायद आप अपने फार्म पे तो हमेशा रहते नहीं हैं, हाँ, जिनको स्टाफ को कलर कोडिंग पता होगा, कलर कोडिंग है, अब उसको पिंक देख के दे दिया, तब अब HF में प्योर ब्रीड में अब जर्सी चला गया है। तो आप पहले थोड़ा सा इसमें शायद 2 साल पीछे हो जाएंगे। हाँ, मतलब उस गाय पे तो थोड़ा सा है, मतलब कि आप पहले जागरूक तैयारी के साथ उतरिए, कोई भी चीज़ छूटा नहीं जा रहा है। बहुत स्कोप है बिहार में। अमर जी, 2023 में तो काफ़ी लोगों ने आपको प्रशांत जी के चैनल पर वीडियो के माध्यम से आपके फार्म का पूरा अपडेट देखा, तो जानना चाहेंगे कि आप 2024 का क्या तैयारी करेंगे, क्या प्लान कर रहे हैं? 2024 का सबसे पहला तो हमको आपसे एक्सपेक्टेशन है कि 35 लीटर के ऊपर वाला फीड उपलब्ध कराइए। सबसे पहले हमें, अब हम भी गाय पाले हुए, तो हमको भी पता है कि जो 34-35 रुपया में अभी आप दे रहे हैं उसमें वो फीड नहीं आएगा। तो हमको आप रेट जो भी लेना है लीजिए, लेकिन हमको 35 के ऊपर वाला दिलाइए। अभी क्या हो रहा है कि अभी हम लोग थोड़ा सा बाईपास फैट प्रशांत जी से एक्स्ट्रा मंगा के 35 लीटर के ऊपर वाला में यूज़, दाल भी आप खिला रहे हैं? हाँ, दाल भी हम प्रोटीन के लिए दाल भी दे रहे हैं, और बाईपास फैट भी दे रहे हैं अलग से। तो जो जैसे कि 35 के ऊपर जा रही है, या उसके लिए एक अलग से फीड है, अलग कैटेगरी निकालिए, हाई फीड और रेंज लाइए। हाँ, तो हम लोग का प्लानिंग है कि अभी जो हम लोग का अलग से देना पड़ रहा है वो भी खत्म हो जाए। सबसे जो हम लोग का 23 का अचीवमेंट रहा कि हम लोग को दाना पे टेंशन खत्म हो गया, सबसे बड़ा 23 का अचीवमेंट। दूसरा, हम लोग का जो सीमेंट दिलवाए थे हम लोग के गाय में, उसके बाची दूध पे आ गई, ये एक अचीवमेंट रहा। इसके अलावा बिहार में जो पहला कंपटीशन हुआ
उसमें हम लोग की गाय मिल्किंग में टॉप की, जिसमें कि पूरा सहयोग प्रशांत जी आपका रहा, अवधेश जी थे, सब लोग आप ही लोग किए। तो ये भी आप तो शायद उस समय नहीं थे, नहीं तो आप रहते ही। हम कोशिश करेंगे, मतलब ये करेंगे, चाहेंगे कि आप नेक्स्ट टाइम हो तो जरूर रहिए। बिल्कुल, मतलब डेयरी किसान बहुत लोग वहाँ पे पूछ रहे थे, जैसे जी कि जी वो चाहते थे, वो आए भी थे इसलिए जी जी कि आपसे मिल पाए। नहीं, डेयरी किसान के लिए तो मतलब अगर कुछ अचीव करने का अगर बिहार में है तो है कि जो कंपटीशन हो रहा है उसमें मेरा गाय टॉप करे। लेकिन मेरा गाय टॉप करे, अब हमको अगला बार लग रहा है कि हम मेहनत से गाय ले जाएं या कोई पैसा से ला के गाय, तो वो सब के लिए हम लोग तैयार रहेंगे कि कंपटीशन है तो कोई दिक्कत नहीं है कि अगला बार मतलब हम इस बार जो लोग आए थे उनका बात नहीं कर रहे हैं। अब बहुत लोग को, अब पैसा बहुत लोग के पास है बिहार में, तो 10 लाख का 5 लाख का गाय नाम के लिए करने का वाला कमी नहीं है। तो अगला बार उस तैयारी से जाना है, मतलब गफलत में लोग ना रहे। यानी कि यहाँ की भी गाय आएगी कंपटीशन में, अब बाहर से भी आ सकती है, बाहर से भी आ सकती है, तो उस तैयारी के साथ करना है। तो 24 का पहला है कि जनवरी में हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि दिसंबर में जो कंपटीशन होगा उसमें हम लोग जो लास्ट टाइम जीते हैं उसको मेंटेन करें, या मैक्सिमम मिल्क हम लोग अपने गाय से करवा पाएँ, अपने गाय से करवा पाएँ, बिहार में जो तैयार हुआ गाय है उससे करवा पाएँ। ये हम लोग का टारगेट रहेगा। इसके अलावा है कि अभी हम लोग का फर्स्ट टाइम का जितना भी हीफर्स है 25 क्रॉस पे जा रही है। हम लोग का टारगेट है कि 24 में जो भी आए उसको 30 का क्रॉस करवाएं, सारा 30 के ऊपर जाए। तो जो एवरेज जो हम लोग का है, समझिए जो 30 क्रॉस करेगी तो लैक्टेशन का 6000-7000 फर्स्ट हीफर देगी। तो ये एक टारगेट है। इसके अलावा बहुत दिन से प्रशांत जी भी हम लोग को पुश कर रहे हैं कि साइलेज बनाइए। तो मतलब देखेंगे, उसमें भी अभी सीजन है मक्का उक्का लगवाने का, देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कितना साइलेज बन पाएगा नहीं बन पाएगा। तो ये भी टारगेट है, लेकिन अगर अच्छा साइलेज उपलब्ध हो जाए 100% अच्छा साइलेज बनेगा, तो वो भी एक टारगेट है। इसके अलावा हम लोग का रहेगा कि कोई ऐसा एसोसिएशन आए कि जो कि किसान को दूध का रेट दिलवाए। जब फैक्ट्री लगा दीजिए ना मिठाई का, और उसके किसान से दीजिए 50 रुपया, मिठाई बेचिए 400 रुपये, कहाँ नहीं बिकेगा। बिल्कुल, अगर इस पर डिस्कशन करें तो जरूर कोई मॉडल निकलेगा जिसमें अगर एटलीस्ट इसमें ये मिल जाए बैकअप की किसान का जो है दूध सही रेट पे चला जाए। जी, जब हम किसान बोलते हैं, हिसाब से दूध का सही रेट क्या है, मतलब कमर्शियल डेयरी में? कमर्शियल 45 में प्रॉफिट है, 45 में अच्छा से करिएगा 45 में प्रॉफिट। लीटर कितना होना चाहिए? 40 में प्रॉफिट है, हम बोल रहे हैं। कितना दूध होना चाहिए? 20 एवरेज? एवरेज कितना हो जाए, उसका रेट क्या होना चाहिए? एवरेज 20 के आसपास होना चाहिए मैक्सिमम। 45 का रेट, 45 का रेट, तो मतलब 20 एवरेज, मतलब आपको पीक पे 27-28 लीटर करेगी तब 20 एवरेज आएगा। हर्ड का मान लीजिए 20 का, हर्ड का आपको है कि हाँ 20 का हो जाए, लेकिन फिर वही है कि कितना अनुपात में आपके पास। कितना का प्रोडक्शन मानते हैं? 45 मानते हैं कि सेल का, तो कितना का प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आता है दूध का? देखिए पर लीटर प्रोड्यूस करने में आपको अगर 20 लीटर की गाय है तो हमको लगता है 28-29 रुपया कॉस्ट आ जाता है पर लीटर करने में। सारा कुछ इंक्लूडेड है, साथ कुछ इंक्लूडेड है, खाना सब कुछ इंक्लूडेड है। प्रशांत जी, ये वीडियो पहला पॉडकास्ट था हमारा स्टूडियो का, और काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी नॉलेजेबल रहा। मुझे उम्मीद है कि जो भी लोग इसको देखेंगे उनको लगेगा कि हम लोग बिहार में कुछ ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि जिससे और अच्छी एक्टिविटीज़ हो पाएँ और लोगों को नॉलेज मिले। और चूँकि संभव जी जो हैं सो डेयरी फार्म जो भी बिहार में है उसमें से बहुत ही अच्छा एक डेयरी फार्म जो TDM डेयरी फार्म मोकामा में है, जिसको आप लोग पिछले 1-1.5 साल से 2 साल से आप देख पा रहे होंगे उनका क्या प्रोग्रेस है, किस तरह से वो एक एक करके अपने चैलेंजेस को पूरा कर रहे हैं। और बहुत ही स्ट्रगल भी किया है, रिपीट का बहुत प्रॉब्लम था कॉन्सेप्शन का, बट कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, उसको करते गए। और आज एक समझिए कि जो कैटल एक्सपो में मिल्किंग कॉम्पिटिशन था वो अंत में हम लोग वहाँ तक पहुँचे जहाँ पर फर्स्ट प्राइज़ जीता। और मैं धन्यवाद कहूँगा संभव जी को फिर से कि हमारे स्टूडियो में आए और इस तरह का जानकारी दिए सभी को। कोशिश करेंगे फिर से हमारे यहाँ। जी बिल्कुल जी, मित्रेश जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो ये एक प्रयास आपका रहा कि एक स्टूडियो बनवाएं और यहाँ अच्छे पशुपालक, जानकार पशुपालक और अच्छी जानकारियाँ छोटे पशुपालक के बीच में मैसेज के थ्रू जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और संभव जी ने भी जहाँ तक बताया है कि दूध के लिए कुछ सॉल्यूशन किया जाएगा, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग में से ही कुछ लोग उठेंगे और ये फार्मरों के लिए कुछ अच्छा करें। एक चीज़ और बोलना चाहेंगे कि आप ज़रूर कमेंट करें और आप ज़रूर सजेशन दें अपना कि इस पॉडकास्ट में किस तरह के लोगों को और हम लोग बुला सकते हैं,
ताकि हम उनको रीच करें, उनसे दोबारा बात करते हैं, समय लेकर फिर इस तरह का पॉडकास्ट करते रहें। तो संभव जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए। नितेश जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक जी यू। धन्यवाद।